जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं N2 के सिलेबस के हवाले से कि जिसके अंदर हमारे पास FACR का AMA और CGPLE का सब्जेक्ट आ जाता है और इसके अंदर हम एक ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग को किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से इस सिलेबस को कवर करना चाहिए और किस जगह पर ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे FACR का सिलेबस ओपन है और इसके अंदर अगर हम देखें तो आप लोगों को इस टाइम कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ और कोशिश करें कि आप लोग भी जो है इसको अपनी नोटबुक पे, अपने रजिस्टर पर लिख कर रखें क्योंकि ठीक है कंप्यूटर में या मोबाइल में एक चीज़ होती है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ को ना अपने पास लिख के रखना है। आप मेरे साथ-साथ जो है लिख लें, इसमें कुछ आईएएस की लिस्ट बनाऊँगी मैं और कुछ आईएफआरएस की लिस्ट बनाऊँगी और उसके बाद मैं इसमें इंडिकेट करूँगी कि कौन-सी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आईएएस 1 आ जाता है, आईएएस 2 आ जाता है, आईएएस 7, आईएएस 8 उसके बाद 10, 12, 16, 20, 23, 24 उसके बाद हम आ जाते हैं 36 पे, 37, 38 एंड 40 ये थे हमारे पास आईएएस। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें आईएफआरएस की तो हम उसको देखेंगे कि आईएफआरएस हमारे पास कौन-कौन से होते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से मूव करा दूँ ताकि ये क्लियरली जो है सबको नज़र आ जाए ऐसे, ठीक है? ये हमने कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखती हूँ आईएफआरएस का। आईएफआरएस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास आईएएस की निस्बत। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 2 देन 5 देन 8 9 10 15 एंड 16 ठीक है जी। तो इसके अंदर जो अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की, ये टोटल जो है ना ये आईएएस और ये आईएफआरएस ये पूरे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात देख लें, पहले हम आईएएस को देख लेते हैं। आईएएस में हमारे पास कौन-कौन सी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ आईएएस 7 और कोशिश करें कि मैंने तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं नाम लिखने बैठती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर आप लोगों ने उसको स्किप करके देखना था। तो कोशिश करें कि खुद आप सारे आईएएस और आईएफआरएस के नाम जो हैं एक पेज पे अपने पास लिख के रखें और ये सीक्वेंस से दिए हुए हैं कि ताकि आप लोगों को सही में आइडिया हो जाए, ठीक है? तो एक सीक्वेंस से लिखे हुए हैं तो आप भी कोशिश करें ऐसे ही लिखिए अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले आईएएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आईएएस जो 8 है, ये हमारे पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और एस्टिमेट एरर्स का होता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन कांसेप्ट होना चाहिए। इसके अलावा जिसमें एरर्स की बात करेंगे उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो उसको देख लेंगे। आईएस 1 जो था वो हमारे पास बहुत सिंपल है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उसके बाद आईएस 2 में हमारे पास इन्वेंटरीज़ आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात कर लें आईएस 10 की, तो ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होते हैं, यानी कि हमारा जो ईयर एंड था वो पूरा हो गया, हमारा रिपोर्टिंग पीरियड पूरा हो गया। अब जो है इसके अंदर जो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो जिस तरह हम लोग अगर टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरह 2 मंथ्स का टाइम होता है ना, हम लोगों ने रिटर्न सबमिट करवानी होती है। तो यानी कि उस रिपोर्टिंग पीरियड की प खत्म होने के बाद कुछ हमारे पास मामलात इस किस्म के होते हैं, जो हमने देखना होता है कि हमने उसकी एडजस्टमेंट इस ईयर एंड पे करनी अगले साल करनी है या इसी साल में एडजस्टमेंट करनी है उसकी, जिसकी कि हम रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। तो इस तरह के कुछ उसके अंदर मामलात है और कुछ एडजस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टेबल होते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आईएस 12 हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्सेस का। ठीक है? और ये अकेले की जो वेटेज है वो 10% है, ये आपके सामने आपको यहाँ पे पार्ट सी में आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ़ एक ही है आईएस 12 और उसकी 10% है, ठीक है? और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको थोड़ा-सा आइडिया लेना है और कुछ डिस्क्रिप्शन होगी इसके अंदर और ऐसा कोई बात नहीं है, तो 5% का एरिया आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी कि 15% तो आपने ये मस्ट करना है। इसके अलावा हम एक दफ़ा सारे आईएएस को देखेंगे, फिर इसमें इम्पोर्टेंस को देख लेंगे। आईएस 16 साथ ही बता दूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोगों ने बात की थी आईएस 7 की, अब बात कर रहे हैं आईएस 16 की। बहुत इम्पोर्टेंट है, पीपीई कहते हैं जिसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और ये बेइंतहा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसका कांसेप्ट कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा लेंथी जाएगा।
उसके बाद IAS 20 की बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट्स आ जाती हैं। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट इसका भी नहीं है, इसमें भी हमारे पास आसान चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, उसकी अकाउंटिंग समझना वगैरह वो थोड़ा-सा होगा, लेकिन बहुत आसान है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें गवर्नमेंट ग्रांट होती है, वो इनकम में भी हो सकती है, एसेट में भी हो सकती है, उसके अलावा गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो गवर्नमेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कहीं पे प्लॉट था, गवर्नमेंट ने आके वहाँ पे सड़क बना दी, तो अब हम क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट आई है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे उसको। गवर्नमेंट असिस्टेंस दी, उन्होंने अपना काम किया, हमें भी उससे फ़ायदा हो गया, हमारे प्लॉट की भी बैठे-बैठे कीमत बढ़ गई। तो इसको हम सिर्फ़ गवर्नमेंट असिस्टेंस के तौर पे देखेंगे, एक काम जो गवर्नमेंट सबके लिए कर रही होती है या सिर्फ़ अपनी किसी वजह से कर रही होती है और हमें उससे इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, तो उसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कह देते हैं। इस तरह गवर्नमेंट ग्रांट्स हम लोग कुछ एसेट दे देती है गवर्नमेंट हमें, हमने कहा हमें मशीनरी चाहिए, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमें मशीनरी दे दी। या फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा कुछ कंडीशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम बोरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इसका कांसेप्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान समझने के लिए थोड़ा-सा है, आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आसान है ये। इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या होता है कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको स्टार्ट ही करें कि आपको एक क्वेश्चन मिले, आप उस क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करें। उस क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा कि इतना बोरो किया था और इस वजह से किया था, ये एसेट था या ये मशीनरी थी और इसी कमेंसमेंट स्टेज पे हुई है, तो फिर हम लोगों ने इसमें बोरा बोरिंग कितनी करनी है, क्या इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अमाउंट को। तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि जब कमेंसमेंट की डेट आएगी ना हमारे पास, जिस दिन हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए उसको लिया था उधार को, तो वो उधार का पर्पज़ जिस दिन शुरू होगा, तो वो वाला पीरियड हम रिकॉर्ड करेंगे और इस दौरान अगर वो पर्पज़ किसी वजह से हम लोगों ने उसको उस मामले को सस्पेंड किया है, रोका है, तो वो वाला पीरियड अंदर हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस किस्म की बातें हैं, उसको एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट लेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है IAS 24, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र। जिस तरीके से अगर कुछ लोग जो हैं CGPLE का साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये स्टैंडर्ड इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ेंगे रिलेटेड पार्टी का कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है और किस तरीके से जो है उसका डिस्क्लोज़र देना होता है। और इवन लिस्टेड कंपनीज़ में तो ऐसा होता है कि जिस डायरेक्टर की जो रिलेटेड पार्टी निकल आता है जो डायरेक्टर, उसको तो उस मीटिंग में बैठने की इजाज़त भी नहीं होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला IAS 36, इसमें हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ जाते हैं, फिर IAS 37 में हमारे पास प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ और कंटीजेंट एसेट्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके बाद जी हमारे पास IAS 38 में हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, जिसमें इंटेंजिबल जो है तो हम ना उनको हाथ लगा सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, उसमें हमारी गुडविल आ जाती है, कुछ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद IAS 40 और ये वाला जो मैंने मतलब IAS 38 बताया है गुडविल का, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है कि ओनर की तो होती है, लेकिन ओनर की यूज़ में नहीं होती है, वो ओनर की यूज़ में होती है। फिर इसके अंदर बात आ जाती है कि अब आप लोगों का एक घर था फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डिंग है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास है और कुछ जो है आप लोगों ने रेंट पे दिया है। तो उसकी हम लोगों ने अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है, तो वो आधी की हम IAS 16 के मुताबिक करेंगे, आधी की हम IAS 40 के मुताबिक करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस को थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाया जा सकता है। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं IFRS की, उसमें हमारे पास आ जाता है IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, उसके बाद IFRS 5 आ जाता है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और IAS 8 में हमारे पास ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आ जाता है। नो डाउट कि ये वाला पोर्शन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं थोड़ा-सा जाऊँ आगे तो उसमें IFI हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है। इसमें थोड़ा-सा उसका आई थिंक ओवरव्यू है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आपको AFS ईयर में देखने को मिलेगा। IS 10 हमारे पास वो IFRS 10 हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आप लोगों के पास जो है आपके पास 2 बैलेंस शी मतलब कंसोलिडेट किस चीज़ में बना होता है? एक कंपनी होती है, अगेन अगर आप CGBLE भी साथ दे रहे हैं तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। एक कंपनी है, ठीक है? उसने दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स परचेज़ कर लिए, तो अगर वो आधे से ज़्यादा परचेज़ करेगा तो वो उसकी सब्सिडियरी बन जाएगी 50 प्लस। यहाँ पे उसके पास उसकी बोर्ड की जो है बोर्ड की कंपोज़िशन आ गई, मतलब वो जिसको चाहे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा सकता है इस कमेटी में और उसके बाद इस तरह की उसके पास पावर्स आ जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये इसकी सब्सिडियरी होगी क्योंकि वो वहाँ पे काम चला रही है, वो
होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में हुक्म चला रही है बेसिकली, उसको हम बोलेंगे कि ये सब्सिडी होगी। अब ईयर एंड पे अगर जब रिपोर्ट्स बनी, बैलेंस शीट्स तैयार होती है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो सब्सिडरी की ने तो सिर्फ अपनी बनानी है, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर जब वो उसको ऑन भी कर रही है तो उसके लिए बर्डन ज्यादा हो गया। अब उसने क्या करना है, अपनी भी बनानी है और वो उसकी और अपनी दोनों को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके उन दोनों को मिक्स करके ना एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें देख रहे होंगे, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी होती है हम लोगों ने, तो वो देखेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं IFRS 15 की, उसमें हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, और उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है IFRS 16 लीजिंग का। ठीक है, तो हम लोगों ने वन बाय वन थोड़ा बहुत तकरीबन हर एक का ही हम लोगों ने ओवरव्यू लिया। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, बाकी अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। आई होप सो कि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी लेना होगा या साथ लिखना होगा तब तक लिख लिया होगा। बातों के साथ साथ मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, बाकी आप रिवर्स जाकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। और अब आप आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है AMA। AMA में मेरे पास यहाँ पे एक ग्रिड मौजूद है, और इस ग्रिड में हमारे पास पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए एक और बात कि जो अगर आपको समरीज वगैरह चाहिए, वैसे तो आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी जिस तरह के हमारे पास बहुत टाइम है, हम थोड़ा सा डिटेल समरी देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो कि मैंने इसके हवाले से, FACR के हवाले से और कुछ AMA के हवाले से वहां पे लगाई हुई है। तो वो जो AMA के हवाले से मैंने लगाई हुई है ना, मैं उसके पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। कम्युनिटी में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन डिटेल के विदाउट कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बेसिकली अगर आप उसे कहें कि मतलब ICMA के ही लेक्चर्स हैं, तो वो उसको कोई गलत बात नहीं होगी ये कहना। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप लोगों को हर चीज का पहले कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट को देने के बाद आपको उसी टाइम पे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रह गई है वो क्वेश्चंस करते हुए आपका हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, मेरे ख्याल से वो 15 से ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, इसके राउंड अबाउट ही होंगे। तो आप वो लाजमी 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 ले, और इवन वो लेक्चर्स इतने इफेक्टिव हैं कि अगर आप पेपर से 2 दिन पहले भी ले रहे हैं ना, तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, वो इतने इफेक्टिव है। तो यहाँ पे हम अगर ग्रिड की बात कर लें, तो ग्रिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है पार्ट C का और पार्ट E का। ठीक है, नो डाउट बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनकी 20-20% वेटेज है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंस मैं बता देती हूँ। उसके बाद ये अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस देखेंगे, तो ये आपने FCMA में भी पढ़ा होगा। तो सेम एज इट इज आपने इसके अंदर भी फॉर्मूलाज को जो है याद करना है, तो आपका 15% का वेटेज यहाँ से बन जाएगा। आगे की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर चलता है, फोरकास्टिंग और बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। ये आया है हमारे पास SL2 से। ठीक है, SL2 के सब्जेक्ट से आया है बजटरी कंट्रोल, तो उसकी भी एज इट इज यहाँ वहाँ पे P2P अवेलेबल होगी, वो मैं लिंक नहीं लगा सकी उसका। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे बजटरी कंट्रोल P2P लिखेंगे ना, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, तो वो आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख लेनी है। वो सेम एज इट इज इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने वो लिंक लगाया और आपको वीडियोस मिल रही हैं, तो वैसे ही आपको उसकी भी मिल जाएंगी, और मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है जी, तो 15% का एरिया आपका ये करिए बन जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, आपको पता है कि जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो आपने उसका एनालिसिस वगैरह आ गई यहाँ पे। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस आ जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नो डाउट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत इजी कंसेप्ट है इनका भी। उसके बाद ही हमारे पास इसी तरीके से ये सिलेबस चलता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आप ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। जो आपके पास स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस है, इसको इसके फॉर्मूलाज को एक ट्रिक के मुताबिक समझने की कोशिश करें। फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है चीजें फाइंड आउट किस तरह तरीके से करनी है क्वेश्चंस में से, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बहुत इसके अंदर आप उसको देखें। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देखें। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको आपने देखना है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नो डाउट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो आसान होता है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। और
मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है। ब्रेक इवन एनालिसिस को भी देख सकते हैं आप, लिमिटिंग फैक्टर को। लेकिन जो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने उसको लाज़मी करना है। उसके बाद अगर हम सीजीपीएलई की बात कर लें, सीजीपीएलई में बेसिकली ना यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वेटेज कंपनीज़ एक्ट एंड सिक्योरिटीज़ की, ठीक है? तो इसके अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है नो डाउट, बट इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी आई है जी नॉन बैंकिंग, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंकिंग कंपनीज़ की। तो ये वाला भी तो आपने करना है, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर जो मैं जो रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है? इसके अंदर बहुत कुछ है, इसमें इसके अंदर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस वगैरह और ये सारा कुछ भी आता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कांसेप्ट है, अदर लॉज़ हैं, लेकिन इसको इस तरीके से ना देखें। मतलब आई रिकमेंड कि आप इसको इस तरीके से ना देखें। आपको लग रहा है कि ये 20% कहीं और से आ रहा है और वो 60% ऊपर अलग से है, तो ऐसा नहीं है। एनबीएफसी का कांसेप्ट लें, इंश्योरेंस कंपनी का, बैंकिंग कंपनीज़ का, इनका कांसेप्ट ज़रूर लें। कुछ भी स्किप आउट नहीं करना, सब कुछ देखें। जो कंपनीज़ एक्ट है ना, इसके तकरीबन कोई सवा 500 सेक्शन बनते हैं। उस सवा 500 सेक्शन में मेरे अकॉर्डिंगली कोई इस तरीके के कोई 20 से 25 के राउंड अबाउट इतने के सेक्शंस होंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी तमाम लगा लें 500 सेक्शन जो हैं कंपनीज़ एक्ट के, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो 500 सेक्शंस के होते हुए एग्ज़ामिनर कहीं और से टेस्ट करे, पॉसिबिलिटी नहीं है, वेटेज भी 60% है। तो आप कोशिश करें कि आप कंपनीज़ एक्ट पे अपनी ग्रिप बनाएँ। बहुत मुश्किल नहीं है, कंपनीज़ एक्ट बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं समझना कि बिल्कुल हलवा है, लेकिन हाँ, उसको उतना मुश्किल नहीं समझना कि पता नहीं हमें हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। इसको करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से करें, और जब इस तरह कहा जाता है ना कि आप लोगों ने एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो कोशिश करें कि आप उसमें से एक वर्ड भी स्किप ना करें। अगर आपने कहीं पे भी कोई एज छोड़ा है ना, तो आप बाकी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करें, ठीक है? कहीं पे भी आपका कोई भी एज ना रह जाए। लेकिन कंपनीज़ एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करें, और जो सिक्योरिटीज़ एक्ट है, मैं समझती हूँ वो भी इसका पार्ट है। वो किस लिहाज़ से, क्योंकि हम लोग कंपनीज़ में शेयर्स की बात करते हैं, कंपनीज़ ने इतने शेयर्स इश्यू किए, ऐसे किए, वैसे किए, तो वही बात हम सिक्योरिटीज़ एक्ट में पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी उससे लिंक करता है। तो जब ये उससे लिंक करते हैं, तो अदर लॉज़ में देखेंगे तो उसमें भी आप इसी तरह की बातें पढ़ रहे होंगे। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस देख लें, बाय बैक शेयर्स देख लें, सेम एज़ इट इज़ आप कंपनीज़ एक्ट की बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उस लिहाज़ से तैयारी करनी है। ठीक है? बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई इश्यू होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको उसकी स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।